नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। इस देश में कुछ नेता अपनी आंखों पर 1947 वाला 1947 वाला चश्मा चढ़ाकर बैठे हैं। इन्हें लगता है कि 1947 में भारत में जो हालात थे वही के वही हालात 2022 में बन गए हैं, यानी मौजूदा दौर में बन गए हैं। इसलिए आज इनकी आंखों से ये चश्मा, ये पर्दा हटाना बेहद आवश्यक है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 1947 से पहले देश में जो हालात थे आज उससे भी बुरे हालात हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती और उनके जैसी सोच रखने वाले लोगों को आज तथ्यों वाला आईना दिखाने का दिन है और बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। क्योंकि सन 47 में धर्म के आधार पर, या यूं कहें हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत के दो टुकड़े किए गए। पाकिस्तान से ट्रेनों में शव लादकर भारत भेजे गए, ट्रेनें कट के आई थी। क्या वाकई भारत में आज के हालात वैसे ही बन गए हैं, या फिर ये नेता या फिर महबूबा मुफ्ती जैसे लोग देश की बदनामी का एजेंडा खुलेआम चला रहे हैं? उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और अब सिर्फ एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि आज मेरी बात मत सुनो, लेकिन 2-3 साल बाद देखना कि भारत में क्या होता है। क्योंकि भारत बढ़ चुका है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई देश में सन 47 जैसे हालात हैं। इसी पर तथ्यों के साथ होगी आज देश की सबसे व्यापक बहस, 22 में 47 वाली सियासत। राम को लाए हैं, वोटों क्यों आए हैं? देखो देखो कौन आया, भारत माता शेर आया। 47 से पहले जो हालात हमारे मुल्क में हुए थे, जिसमें हिंदू मुसलमान को अंग्रेजों ने लड़ाया था, आज अंग्रेजों का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इनके चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, इनके मिनिस्टर कर रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती जैसे मौका परस्त नेताओं की आंखों पर चढ़ा झूठ का पर्दा हटाने का दिन है, क्योंकि इन्हें 2022 के हालात सन 47 से भी बुरे दिख रहे हैं। तो जरा एक एक पॉइंट गौर से गिनते जाइए। 1947 में क्या क्या हुआ? 1947 में धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े हुए। दंगे में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया। पाकिस्तान से कटे हुए शव लेकर ट्रेनें भारत आई। लाखों लोगों का घर बार सब कुछ छिन गया। शर्मनाक तो यह है कि महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को कभी कश्मीरी हिंदुओं का दर्द नहीं दिखता है। उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है और एक चिंगारी से आग भड़क सकती है। India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. विदेश में जाकर के और देश को बद्दुआ दे, देश को गाली बके, देश के बारे में दुष्प्रचार करे, ये तो कोई दिमाग जो है वो सामान्य से ठीक होगा वो तो नहीं कर सकता है। आखिर चिंगारी भड़कने के पीछे क्या तर्क है? क्या ज्ञानवापी में शिव मंदिर के साक्ष्य का दावा, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदू पक्ष की मांग, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ये सब विपक्ष को चुभ रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, 22 में 47 वाली सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 1947 वाले भारत का तथ्यात्मक विश्लेषण सुनिए। धर्म के आधार पर देश के दो टुकड़े हुए, दंगों में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा गया, पाकिस्तान से कटे हुए शव ट्रेनें भरकर भारत आई, लाखों लोगों का घर बार सब कुछ छिन गया था। लेकिन मैं बड़ा सवाल पूछता हूं, क्या 2022 में देश में हालात 1947 जैसे हैं? ये बड़ी बात है। और मेरे साथ इस चर्चा में कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मेरे साथ इस समले एक्सक्लूसिवली जुड़ रही हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। उमा भारती जी, आपका अभिनंदन है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? मैं ठीक हूं उमा जी। और आपसे सवाल जब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं तो एक बयान आ गया है इस देश के बहुत बड़े नेता का,
महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि 1947 जैसे हालात हो गए हैं भारत के अंदर। क्यों उनको ऐसा लग रहा है? क्या आपकी सरकार ऐसा कर रही है? भारत में 1947 की जो स्थिति थी उसका मुख्य कारण था कि यहाँ कांग्रेस एक प्रभावी पार्टी थी और नेहरू जी ने महात्मा गांधी तक की बात नहीं मानी थी। गांधी का कहना था कि पाकिस्तान मेरी लाश पे बनेगा, लेकिन अंत में नेहरू और जिन्ना की जो सत्ता की आकांक्षा थी उसके कारण भारत के दो टुकड़े हो गए थे। अब हमारे देश में सत्ता में हम बैठे हुए हैं जो तपस्या के बल पर हैं और राष्ट्र की रक्षा के लिए हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी कहीं कोई पूछ परख नहीं। तो 1947 के हालात बनाने की कोशिश भी नहीं हो सकती है, माहौल बन भी नहीं सकता, उल्टा हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि पीओके भी कभी हमारा हो जाए, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है हम वो भी लेकर के रहेंगे। हम 370 भी हटा चुके हैं, हम सीए भी ला चुके हैं, इसलिए अब तो हालात उल्टे हैं। 1947 को उलटने की तैयारी, 1947 को उलटने की तैयारी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है वो एकदम चरम पे पहुंच गई है। आप तो राम मंदिर आंदोलन की प्रोधा रही हैं, दशकों के इंतजार के बाद रामलला का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। खबर तो ये आ रही है कि गर्भगृह की नींव अब रखी जाएगी, योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उसकी नींव रखेंगे। लेकिन इसके बाद एक और नारा उछाला गया और वो नारा था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अब बाकी है। क्या ज्ञानवापी का जो मुद्दा है वो सोचा समझा है, प्लानिंग के साथ है? बिल्कुल, क्योंकि गलत किया गया। जो वर्षिप बिल पेश किया गया था 91 में, भगवान की दया से अडवाणी जी हमारे उस समय सदन के नेता थे और उनने उस विधेयक पर बहस की शुरुआत करने के लिए मेरे को ही कहा। तो मैंने उसी समय कहा था कि आप मथुरा और काशी को अलग मत करिए इस विधेयक से, ये किसी ना किसी सामने आ जाएंगे, क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी ये हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं और आज भी करोड़ों हिंदू वहाँ मत्था टेकने के लिए जाते हैं। और जब वो देखते हैं कि हम अपने आराध्य के मूल स्थान पर मत्था नहीं टेक पा रहे हैं तो बहुत अपमानित महसूस करते हैं। और आप इस बहुसंख्यक समाज की तिलमिलाहट और अपमान के साथ आप सांप्रदायिक सद्भाव की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने तो पहले ही भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती की कि इनको अनसुलझा छोड़ दिया, क्योंकि राम जन्मभूमि के प्रमाण तो हमें ढूंढने पड़े, तब जब ढांचा गिरा तो मिल पाए, पुरातत्व विभाग ने जब नीचे खुदाई की। काशी और इसमें मथुरा में तो दीवारों पर सबूत हैं और उन सबूतों के बाद में तो प्रमाणित है कि वो मंदिर ही हैं, इसलिए 1991 का विधेयक भी लागू नहीं होता। लेकिन असाउद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि इस बार हम एक और मस्जिद अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, थी और रहेगी इंशाल्लाह, ये कहा उन्होंने, कयामत तक रहेगी। पाकिस्तान में मस्जिदें तोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, अरब देशों में कई जगह पर मस्जिदें तोड़ करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हैं। ये मस्जिदें मुसलमानों के लिए मक्का मदीना नहीं है। मक्का मदीना और अजमेर की दरगाह शरीफ या हाजी मलंग या यहाँ का जो निज़ामुद्दीन औलिया का जो स्थान है, ये इनके महत्व के स्थान है भारत में, और मक्का मदीना विदेश में। ये जो अयोध्या, मथुरा में और काशी में जो मस्जिदें हैं तो सामान्य इबादत गाह हैं, ये तो दुकानें बनाने के लिए पाकिस्तान में तोड़ दी गई हैं। और इसलिए ओवैसी साहब, मैं आपको एक बात बताऊँ, ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और ये दिक्कत कांग्रेस ने खड़ी की है। कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की तो इन्होंने उदारवादी नेताओं को बहुत अपमानित किया। जो मुसलमानों में जो उदारवादी नेता थे, आरिफ मोहम्मद खान जैसे, उनकी बहुत बेइज्जती की और चरमपंथी नेताओं को आगे बढ़ाया। और इसी का परिणाम निकला कि हर मुसलमान नेता को लगता है कि मैं अतिवादी और कट्टरपंथियों के पक्ष में अगर नहीं बोलूंगा तो ना मैं चुनाव जीत पाऊंगा, ना मैं किसी को चुनाव जिता पाऊंगा। लेकिन आरोप तो मजबूरी में बोल रहे हैं। उमा जी, मेरा आपसे परिचय तो बहुत पुराना है, लेकिन जैसे आप भाषण देती थी वैसे ही अब आपके यहाँ पर कई युवा चेहरे आ गए हैं, वो भी अब कई भाषण देते हैं। हालांकि आपके बराबर नहीं तो वो भी उनके भाषण भी कई बार सवालों के घेरे में खड़े हो जाते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये मामला सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा तक सीमित नहीं रहा, ये ताजमहल तक भी पहुँचता है, ये कुतुब मीनार तक भी पहुँचता है। इसका अंत क्या है? इसका अंत क्या होगा फिर? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो मामला है ना अन्य स्थानों का, ये आज नहीं उठा है, ये पहले भी उठे हैं, ये 6 दिसंबर से पहले भी उठे हैं। ये पीएन ओक साहब एक बहुत बड़े पुरातत्व इतिहासवेत्ता थे, उन्होंने ये बहुत पहले ये बातें साबित की थी। सोमनाथ के मंदिर का भव्य निर्माण, क्योंकि वहाँ महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ा था, इसलिए भव्य मंदिर का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समय पर हो गया, नेहरू जी के समय पर हो गया।
तो इसमें से कोई नई बात नहीं है। नई बात यह थी कि इस बीच में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राह पकड़ी और परिणाम निकला कि हिंदू और मुसलमान में डिवीजन कर दिया। मोदी जी आए तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दे करके आए। लेकिन लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि ये सबका विश्वास कैसे है जिसमें अयोध्या वाली मस्जिद उनकी चली गई, ज्ञानवापी में शिवलिंग निकलने का दावा किया जा रहा है, ऐसे सबका विकास कैसे होगा? दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ये बात कहता है, या फिर कहें तो मुस्लिम पक्ष के नेता ये बड़ी बात कहते हैं, विपक्ष भी कहता है। मुस्लिम पक्ष के जो नेता बोल रहे हैं, आप एक बात देख लो, आप खुद देख लो, गवाही हो आप इसके, कि जब तीन जजेस की खंडपीठ ने ये फैसला दिया कि बीच का डोम रामलला का है, तो पूरे देश ने शांति के साथ उसको सुना। फिर ये हुआ कि यहाँ राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ तो शांति के साथ सुना। प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी में मत्था टेक के, रामलला को मत्था टेक के राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया तो पूरे देश ने शांति और सद्भावना से देखा। ट्रिपल तलाक का मसला आया तो पूरे देश ने पूरी शांति के साथ देखा। यानी हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो इस बात में विश्वास करता है कि मोदी जी का ये कहना कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, यही सही बात है। उमा जी, मामला ये तो कोर्ट के ऑर्डर से आया है। उमा जी, अगर ये कहेंगे कि कोर्ट हमारे कहने से ऑर्डर देती है तो ये भारत के कानून संविधान की व्यवस्था का अपमान है। अच्छा, फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि केरोसिन छिड़क दिया है बीजेपी ने, सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है और हम बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे। यानी उनका कहना है कि आप केरोसिन डाल रहे हैं, चिंगारी लगेगी तो आग लग जाएगी। उन्होंने पहले भी बयान दिया था कि मेरी बात अभी नहीं मानोगे, इस देश के अंदर बड़े बुरे हालात हो जाएंगे। अब उन दो बातें हैं, एक तो केरोसिन की, तो क्या है, राजीव गांधी की पार्टी जो है ना केरोसिन छिड़कने की एक्सपर्ट है। इनने 10,000 सिखों को भूना है केरोसिन डाल करके दिल्ली में। अब आई दूसरी बात कि पूरे देश में केरोसिन डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम तो अमृत छिड़क रहे हैं, एकता का और सद्भावना का और प्रेम का संदेश। अयोध्या का पूरा मसला शांति से सुलझ गया है। काशी के सर्वे के लिए सामान पूरा पहुंच गया है कोर्ट में, जो भी सर्वे की रिपोर्ट है वो पहुंच गई है। मथुरा के मसले में भी स्पष्ट दिखता है कि ये कृष्ण की जन्मभूमि है। इसलिए केरोसिन छिड़कने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं और वो भारत से बाहर जा करके बोल रहे हैं। मतलब इनको ये नहीं पता है कि ये नुकसान बीजेपी का नहीं कर रहे हैं, मोदी का नहीं कर रहे हैं, ये देश का अपमान कर रहे हैं, भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, लोगों के सामने भारत की इमेज खराब कर रहे हैं। मैं इनकी देशभक्ति पर शंका नहीं करूंगी और इन्हें देशद्रोही नहीं कहूंगी, लेकिन इनको देशभक्ति आती नहीं है। इनको संघ की शाखा में जाना पड़ेगा कुछ दिनों, राहुल गांधी को 4-5 लेकिन उस संघ को तो मुस्लिम ब्रदरहुड बोको हरम से कंपेयर किया जाता है कांग्रेस द्वारा। वो कहते हैं वो संघ क्या देशभक्ति सिखाएगा, वो तो खुद बोको हरम और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसा है, आतंकवादी संगठन जैसा है। कांग्रेस के लोगों की भाषा तो इतनी असंयत रहती है। आप याद करो, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाके साजिश कर रहे थे कि मोदी को कैसे एलिमिनेट कर दिया जाए, इनकी तो ये हालत है। तो इसलिए आप इनकी जो भाषा है वो इतनी, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और ये इस प्रकार की बातें, इतनी असंयत भाषा बोलते हैं ये लोग, क्योंकि ये सड़क पर लड़ना नहीं जानते, ये संघर्ष करना नहीं जानते, ये तपस्या करना नहीं जानते, ये सिर्फ गालियां देना जानते हैं और माहौल खराब करना जानते हैं। देश का ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन देश की छवि भारत में खराब कर देंगे, भारत के बाहर खराब कर देंगे। ये हिंदू मुसलमानों में फूट नहीं डाल पाएंगे। ट्रिपल तलाक पे सब शांत रहे, मुसलमान बहुत पढ़ लिख गए हैं, ओबीसी जैसे लोग भी उदारवादी रास्ता पकड़ जाएंगे अंत में। अच्छा, एक बात बताइए उमा जी, समझ में आ जाना है कि कट्टरपंथी उमा जी, जहां तक भी मुसलमानों को भी, उमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, और आपने ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सीधा पार्लियामेंट में भी उठाया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, क्या वो ज्ञानवापी मंदिर है? इसके साक्ष्य जो क्लेम किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? वो तो मैं आपको शुरू में बोली ना त्रिपाठी जी कि मैं पार्लियामेंट में जब ये विधेयक आया 1991 में, जब नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो मेरे को ही अडवाणी जी ने कहा कि उमा हमारी तरफ से बहस की शुरुआत करेगी, और हमारी पार्टी ने अंत में फैसला किया कि हम इस विधेयक से सहमत नहीं है, इसलिए वोट डालना तो दूर की बात है, हम यहाँ बैठेंगे भी नहीं। और ऐसा कह के अडवाणी जी के नेतृत्व में हम सब ने बायकॉट किया। तो मैंने तो उस समय ये बात कही थी कि मत छोड़िए मथुरा और काशी को, क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी ये हमारे लिए मक्का मदीना के समान पवित्र हैं। लेकिन जबकि यहाँ जो मस्जिदें बनी हुई हैं मुसलमानों के लिए दूसरी तरफ से उमा जी नहीं है, इनकी तुलना मत करिए, कंपैरिजन अखिलेश यादव ने कहा था। सदन में आपके साथ भी रहे वो अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में योगी जी ने उनको चुनाव भी हरा दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देश में कहीं भी पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, मंदिर मिल जाता है। इस पर आपका क्या कहना है कि एक पत्थर लगाने से मंदिर हो जाता है?
अखिलेश यादव कह रहे हैं। इस पर मेरा ये कहना है कि अखिलेश ने एक देखो, दो बातें हैं। पहले तो मुझे ये कहना है कि यहाँ पर मथुरा में और काशी में प्रमाण सामने हैं दीवारों पर, मैंने खुद देखे। मैंने आपको शुरुआत में बताया, अभी श्रृंगार गौरी की पूजा तो मैंने खुद की है, अभी कुछ दिनों पहले ही बंद हुई है। इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि इन पर तो विधेयक भी नहीं लागू होता है, वो एक्ट के नियम भी लागू नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों स्थान मंदिर ही हैं, ये दीवारों पर प्रमाण है। अब आप आ जाओ अखिलेश की बात पे, जिसमें अखिलेश ने कहा कि कहीं भी सिंदूर लगा दो तो वो पूजा का स्थान हो जाता है। ये उसकी सच्चाई है, उन्होंने सच बोला है। हमारे भारतीय समाज का मन ऐसा है कि हम दरगाहों पर भी जाते हैं, हम चर्चों में भी जाते हैं, हम नीम के पेड़ पर सिंदूर लगा दो तो मत्था टेकते हैं। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी जो हैं वो हमारे परम आराध्यों के परम स्थान है, परम पूजा के। ये सामान्य स्थान नहीं है अयोध्या, मथुरा और काशी। इसलिए इन स्थानों की हम वो सिंदूर लगे हुए स्थानों से तुलना नहीं कर सकते। बाकी ये सत्य है कि सिया राम में सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुग पानी, कण कण में राम व्याप्त हैं, कण कण में शिव व्याप्त हैं, कण कण में कृष्ण व्याप्त हैं। लेकिन ये जो तीन स्थान हैं ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं। यहाँ आज भी करोड़ों हिंदू जा रहे हैं, प्रतिवर्ष में करोड़ों की संख्या पहुंच जाती है वहाँ मत्था टेकने की, जबकि मुसलमानों के लिए ये स्थान महत्व के हैं ही नहीं। ये तो आक्रांताओं ने बनाए, ये तो हिंदुओं की बेइज्जती के लिए बनाए गए। ये तो इसलिए बताए गए कि उमा भारती को लगे कि मैं एक हिंदू होकर के भी ये मेरी औकात है कि मैं अपने आराध्य के मूल स्थान पर मत्था नहीं टेक सकती। ये तो मुझे मेरी औकात बताने के लिए किया गया, ताकि मैं तिलमिलाती रहूं। मैं नहीं तिलमिलाऊंगी। अब आपको लगता है कि क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, आपको लगता है कि ज्ञानवापी विवाद सुलझ जाएगा? कितना भरोसा है आपको? उमा भारती को आने वाले 2 साल में, या उमा भारती जैसे करोड़ों हिंदुओं को आने वाले कुछ सालों के अंदर महादेव जहां पर विराजमान है, जहां शिवलिंग है, वहां पूजा करने की अनुमति मिलेगी? पहली बात तो यह है कि मैं जो माननीय कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो मैं कोर्ट का बहुत आदर करती हूँ। जितना विश्वनाथ मंदिर की देहरी महत्वपूर्ण है, उतनी ही कोर्ट की देहरी महत्व है। और जज का जो भाव होता है, मैं भगवान का मनोभाव मानती हूँ, उस विषय पे मैं नहीं बोल सकती। लेकिन मेरी आस्था कोर्ट में नहीं है, मेरा हिंदू होना कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है, मेरा शिव भक्त होना कोर्ट में डिसाइड नहीं किया है, और मैं मथुरा और काशी पर मंदिर का निर्माण देखना चाहती हूँ, ये मेरी भावना कोर्ट ने डिसाइड नहीं की है, ये मेरे पूर्वजों ने डिसाइड नहीं की है, ये मेरे खून ने डिसाइड की है। मैंने हिंदू माता पिता के घर में जन्म लिया है, इसलिए ये बात डिसाइड हुई है कि वो मेरी आस्था के केंद्र हैं, और इसलिए वो मेरी आस्था के केंद्र रहेंगे। मैं वहाँ मंदिर देखना चाहूंगी, बाकी हम कोर्ट को भगवान की जगह मानते हैं। आपके जो बहुत ही प्यारे हैं मनोज तिवारी हमारे साथ है, जो बीजेपी के सांसद भी हैं, बहुत वो मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं। मनोज जी, उमा भारती जी आपको सुन पा रही हैं? हाँ मनोज बोलो। नहीं जी दीदी, प्रणाम करता हूं आपको। और आप जो बोल रही थी, मैं उसको कुछ पॉइंट्स लिख रहा था, क्योंकि आपके इस इंटरव्यू में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो हमें बार बार लोगों को कोट कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं दीदी, आपको प्रणाम भी करता हूं। ऐसा बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो मनोज, तुम परम ज्ञानी हो, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, सचमुच में। तो तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हो, तुम्हारे बारे में क्या बोलूं, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करती हूँ। तुम्हारे तो कण कण में, हृदय में, रग रग में भगवान की भक्ति भावना बची हुई है, सचमुच में तुम बहुत ही प्यारे व्यक्ति हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। अभी जैसा दीदी आपने, बहुत विद्वान व्यक्ति है, तुम दोनों बड़े विद्वान लोग हो। जी जी जी। अमिश देवगन जी, जैसे दीदी ने अभी कुछ बातें ऐसी कही जी, जैसे उन्होंने एक बात कही ना कि हमें चरमपंथियों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमें उदारपंथियों को सुनना चाहिए। निश्चित रूप से जो चरमपंथी हैं वो सांसद रहते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ये मुद्दा ऐसा हो जैसे इसमें साक्ष्य ही नहीं हो। जी जी। दीदी ने बिल्कुल कहा ठीक जी जी, इसमें तो साक्ष्य सामने है, और जहां साक्ष्य सामने हो वहां मुस्लिम समाज को भी आप गुमराह नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है हमने आपकी मनोज अमीश जी। भाई दीदी जी हमने इस दौरान मैंने बहुत सारे मुस्लिम युवाओं से बात किया है जी जी और जी। सभी लोग यही कहते हैं कि हमें तो जैसा बताया गया वैसा हम जानते हैं,
तो निश्चित रूप से साक्ष्य सामने है। जी तो मनोज जी, मुस्लिम समाज को भी गुमराह नहीं कर सकते लोग। उमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी इस खास दिन पर, आपने अपनी बात को रखा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। उमा भारती हमारे साथ थी लाइव और एक्सक्लूसिव। कुल मिलाकर उमा भारती ने स्पष्ट रूप में बोला कि वो मंदिर है और वो सामान्य मंदिर नहीं है हमारे लिए, वो कोई गली मोहल्ले का मंदिर नहीं है हमारे लिए। हमारे आराध्यों की सबसे पूजनीय स्थान है, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग माना जाता है काशी विश्वनाथ का। काशी विश्वनाथ कहते हैं कि काशी अगर कोई चला गया और काशी विश्वनाथ ने जिसने शीश निवार लिया, उसके लिए वही सब कुछ है। और मथुरा क्योंकि वासुदेव का जन्म स्थान है, अयोध्या क्योंकि रामलला का जन्म स्थान है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। मेरे साथ रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं, कलीमुल हाफिज जुड़ रहे हैं, जुनैद हैरिस जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले हैरिस साहब आपके पास आता हूं, 50 सेकंड में आपसे जानने और समझने की कोशिश करता हूं। अगर ये आराध्यों के स्थान हैं तो फिर क्यों कहती हैं महबूबा मुफ्ती कि 1947 जैसे हालात हिंदुस्तान में हो गए? देखिए, ऐसा है कि महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं और आराध्य का स्थान का मतलब क्या है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या आराध्य का स्थान होने का मतलब ये है कि वहाँ पर मुसलमान अपनी इबादत नहीं कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जब ऐसा नहीं है तो जो हमारा कानून, जो हमारा संविधान, जो हमें हक देता है, उसके अकॉर्डिंग जीने दिया जाए, रहने दिया जाए। काशी के नाम पर, काशी की इज्जत सभी के दिल में है, लेकिन काशी के नाम पर मुसलमानों के किसी भी वजूद को वहां पर नहीं बर्दाश्त करने का जो अप्रोच। जुनैद हैरिस, मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन इज टू यू कि क्या 1947 जैसे हालात हैं इस देश के अंदर? जैसे कुछ नेता कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने बोला चिंगारी पूरा केरोसिन ऑयल डाल दिया है, बीजेपी ने सिर्फ चिंगारी की अब आवश्यकता रह गई है। डू यू एग्री टू बोथ स्टेटमेंट्स? 1947 से पहले हमारा मुल्क गुलाम था। हम एक आज़ाद मुल्क में जीते हैं, हमारा अपना संविधान है, हम संविधान के तहत जीते हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि 1947 वाले हालात हैं, उस तरह की हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें अपने संविधान पर क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा केरोसिन ऑयल डाल दिया है और सिर्फ चिंगारी की आवश्यकता है? 20 सेकंड में इसका भी जवाब दीजिएगा हैरिस साहब। इसमें जी इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मुल्क के हालात हैं और जो नफरत की फिजा हमवार हो रही है, कि अब लोग ये कह रहे हैं कि अब ये वो ज़माना है कि पहले मुसलमानों ने जुल्म किया था, अब ये वो ज़माना आ गया कि अब हमको झेलो। इस तरह की आप ये देख रहे हैं कि भंवरलाल जैन को कत्ल, इस हमको मतलब हिंदुओं को, मतलब भंवरलाल जैन को, सुन लीजिए मेरी बात, भंवरलाल जैन सुन लीजिए, भंवरलाल जैन को ये कह कर मारा गया, ये समझ कर मारा गया कि वो मुसलमान है। ये क्या है? इस तरह के हालात कब खत्म होंगे? बिल्कुल, ये लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है ये गलत है। भंवरलाल जैन को क्या समझ के मारा गया, क्या समझ के नहीं मारा गया, बहुत वाजिब सवाल है आपका। लेकिन मनोज, एक सेकंड, अब मनोज तिवारी को आने दीजिए चर्चा के अंदर। अब मनोज तिवारी को आने दीजिए। मनोज तिवारी, वो कहते हैं आपने केरोसिन ऑयल तो डाल रखा है, और महबूबा मुफ्ती कहती है 47 जैसे हालात हैं। फिर मैं सुरेंद्र राजपूत और रिजवान अहमद को लूंगा जवाब। मनोज तिवारी, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। देखिए अमीश भाई, पहले एक लाइन चलती थी हमारे देश में, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांटो और शासन करो। अब जो है कुछ राहुल गांधी जैसे लोग हैं जो शुरू किए हैं जनरेट फियर एंड रूल। आप भय पैदा करो और फिर उसके बाद डरा डरा के शासन करो। 1947 के बाद से हमारे देश में यही हुआ। कभी मुस्लिमों को डरा डरा करके शासन किया लोगों ने, कभी हम लोगों के सामने भी, जब मैं संसद बना हूं तब भी यही लोग प्रचार करते थे मोदी आएंगे तो इस देश में मुसलमानों का बड़ा नुकसान होगा। आज देखिए 2.5 साल से मुस्लिम समाज को भी, अगर हिंदू को मिल रहा है फ्री अनाज तो मुस्लिम समाज को भी मिल रहा होगा। कोई ऐसी योजना नहीं होगी साहब जो हमने किसी में डिस्क्रिमिनेशन किया हो। लेकिन जिन लोगों को भय पैदा करके शासन करने की आदत है
उनके पास कहने को कुछ नहीं जी, है। जी मनोज, वो तो ठीक है। केरोसिन का ही उदाहरण देंगे। वो केरोसिन का ही बिल्कुल उदाहरण इससे मैं देंगे। असहमत हूं। और जो लोग जी। जो लोग जनरेट फियर एंड रूल की बात कर रहे हैं, अब उनको देश स्वीकार करने वाला नहीं है। सब कुछ जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे यहां संविधान का शासन है, ठीक है, कानून का शासन है, और उसके अनुसार हम समाज ब्रेक को के लिए रुकना सड़कों पड़ेगा। पे पत्थर और लाठी तलवार से फैसला नहीं होने देंगे। बिल्कुल, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। मैं आपके पास सुरेंद्र राजपूत और कलीमुल हैरिस हाफिज आपके पास, और रिजवान अहमद आपके पास। ब्रेक के बाद उस पार आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। राजपूत है, कलीमुल हाफिज हैं, जुनैद हैरिस हैं, मनोज तिवारी हैं। मैं इस दौर में आपके पास आता हूं कलीमुल जी, और आपसे सवाल पूछता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आपको लगता है कि 47 जैसे हालात है इस देश के अंदर, और जिस तरह से ओवैसी साहब कह रहे हैं, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसे हालात हैं, बन भी रहे हैं, तो इनके बनाने के पीछे ये लोग हैं? देखिए, मैं सन 47 में तो पैदा नहीं हुआ, मैं 72 में पैदा हुआ, लेकिन मैंने ये ज़रूर सुना है कि 47 के से पहले जब क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया तो उसे आरएसएस ने सपोर्ट नहीं किया, और आरएसएस ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उस वक्त भी देश में हिंदुत्व की भावनाओं को ऐसे उग्र किया था कि देश में जगह जगह दंगे हुए थे, और हिंदू मुसलमानों में अंग्रेजों की मदद से बड़ी खाई बनाई गई थी। तो उसी के नतीजे में मुल्क के दो हिस्से हुए, और जरूर ऐसे जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम लीग के साथ थे, उन्होंने आपकी राय के अंदर ऐसे ही मतलब आरएसएस उसने सब कुछ करा था और जिन्ना की कोई गलती नहीं थी, और वो यहाँ रहे, उनमें से मैं एक हूँ। तो ये तो जरूर है कि आज भी जो हिंदुत्ववादी हैं, उन्होंने पूरे देश के बहुसंख्यक में जो एक हिंदू मुस्लिम का डिवीजन खड़ा किया है, वो जरूर उस वक्त के हालात की याद दिलाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपकी जब आप इंटरव्यू ले रहे थे और आपके दोनों भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार, एक मंत्री उमा भारती और दूसरे एमपी मनोज तिवारी जो अभी इस वक्त स्क्रीन पे भी हैं, ये दोनों लोग सरकार में रहते हुए, संसद के कस्टोडियन होते हुए भी, इन्होंने जब आपने उनको क्वेश्चन पोज किया, आपने उसे शिवलिंग बताया जिसे कोर्ट सुन रहा है अभी, और वो ये सुन रहा है कि अभी मेंटेनेबल भी है या नहीं है, और उस पर उन दोनों ने प्रतिक्रिया दी। तो मुझे अफसोस ये है कि ये जो लोग सरकार में हैं, ये सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, ये मुसलमानों की भी सरकार के नुमाइंदे हैं, ये मुसलमानों की भी सरकार है। तो इनको तो बैलेंस व्यू लेना चाहिए और इन्हें कहना चाहिए। नहीं, ये आप नहीं बोलेंगे ना किसका। अब हिंदू पक्ष, मनोज तिवारी तो हिंदू भी है। अच्छा ठीक है, मनोज तिवारी इसका जवाब देंगे, देन सुरेंद्र राजपूत और रिजवान अहमद। होल्ड ऑन मनोज तिवारी जी रिप्लाई। मनोज तिवारी रिप्लाई, ठीक है, मनोज तिवारी रिप्लाई। सर अब आपने बोला, देखिए मेरे दो मेहमान अभी तक बोले भी नहीं है, मैंने आपको मौका दिया है। मनोज तिवारी पहले आप। 7 में बाकायदा कोर्ट का एसपी सिंह जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज थे, उनका ये फैसला है कि मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, और ये मस्जिद है और यहाँ पे मुसलमानों का कब्जा है। उसके बाद 91 में उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, उसने भी इसको स्टे किया हुआ है, और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे आज जिला अदालत वाराणसी ने इस केस को सुना है। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं कलीमुल आपका। ओके कलीमुल हाफिज, अब आपका मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं क्योंकि आप जवाब नहीं सुन रहे। मनोज तिवारी जवाब, छोटा जवाब मनोज तिवारी। सुरेंद्र राजपूत। देखिए अमिश जी, शायद इन्होंने ध्यान से हमारी बात सुनी नहीं, क्योंकि इनके मन में पहले से कुछ बसा हुआ है कि भाजपा का सांसद होगा तो ऐसा ही बात करेगा। ऐसा नहीं है करीमुल जी, हमने शुरू में ही कहा कि ये सारी चीजें, साक्ष्य क्या है, प्रमाण क्या है, ये सब कुछ कोर्ट को तय करना है और कोर्ट को तय करने दिया जाए। और मैंने ये कहा कि जो लोग जहरीले बोल रहे हैं वो खतरनाक है समाज के लिए, तो आप इसको करेक्ट करिए। मैंने शुरू में ही कहा है, न्यायालय में फैसला होगा, सड़क पे पत्थर लाठी तलवार से फैसला नहीं होगा, और इसको पूरे देश को मानना चाहिए, और देश की हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का बहुतायत भी यही मान रहा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत, उमा भारती से भी मैंने सवाल पूछा कि आप लोगों ने क्या कैरोसिन छिड़क दिया, तो उन्होंने बोला इसकी तो कांग्रेस एक्सपर्ट है, कैरोसिन छिड़का था इन्होंने 84 के अंदर, भागलपुर के दंगों के अंदर कैरोसिन छिड़का था, जहां पे सरदार मरे, सरदारों को मारा गया था। कैरोसिन छिड़कने के आप एक्सपर्ट हैं, उमा जी ने ये कहा। अधीर रंजन चौधरी ने भी अमीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया था। जी बताइए सर।
अब अमीश भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड, ताकि मैं अपनी बात कह सकूं। अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इतनी कायरों की पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी इसकी किसी भी सामाजिक नीति का विरोध कीजिए तो वो धर्म के पीछे, प्रभु श्री राम के पीछे छुप जाएंगे। जब हम इनकी बाकी दूसरी नीतियों का विरोध करेंगे, सीमा पर असुरक्षा की बात करेंगे, तो सेना के पीछे छुप जाते हैं। जब हम इनसे बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये देश के पीछे छुप जाते हैं। और जब हम सांप्रदायिक तनाव की और विभाजनकारी नीतियों की बात करते हैं, जिनके नाम पर भंवरलाल जैन को मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसको ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शक हो गया था कि वो मुसलमान है, उससे आईडी मांगी, एक मंदबुद्धि शख्स से आईडी मांगी जा रही थी, और उसके बाद भी इस पर कोई डिबेट नहीं होती। इसको लॉ एंड ऑर्डर का मामला बना करके चुपचाप इसको किनारे कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि लॉ विल टेक इट ओन कोर्स। आज की डेट में जब देश में 90% मेन स्ट्रीम में अमीश भाई जैसे लोग जो ख्याति लब्ध है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जब 90% से ज्यादा बहस हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, अजान हनुमान पर, हनुमान चालीसा पर होंगी, तो निश्चित तौर पर देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक विभाजन का केरोसिन छिड़का जा रहा है, और यह सत्ताधारी दल के द्वारा छिड़का जा रहा है और सत्ताधारी दल के समर्थकों जो कोर्ट कर रहा है ज्ञानवापी मामले में, जो कोर्ट कर रहा है वो भी सत्ताधारी दल कर रहा है। जो ज्ञानवापी में कोर्ट फैसला ले रहा है वो भी सत्ताधारी दल कर रहा है। जो हनुमान चालीसा पर गिरफ्तारी करी महाराष्ट्र की सरकार ने, वो बीजेपी ने करवाई थी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं बताता हूं। नहीं, तो दोनों बातें मैं आपको जवाब देता हूं। पहली बात, कोर्ट का फैसला पूरी तरीके से पूरे देश को मानना होगा। कोर्ट का फैसला संविधान, तो सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया, और संविधान हमारा धर्म है। सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं सुरेंद्र राजपूत, सर्वे का फैसला तो कोर्ट ने दिया। सर्वे हुआ और सर्वे में अगर शिवलिंग हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है तो ये रिपोर्ट भी नहीं होना चाहिए, वहां पे शिवलिंग है। अगर आप काशी विश्वनाथ गए होंगे, जो आप गए होंगे, आपने देखकर, आपने खुद ज्ञानवापी की भारी दीवार देखी होगी, उसको देखकर आपको क्या प्रतीत होता है? क्या आपको लगता है वो मस्जिद है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सुरेंद्र राजपूत, आपको क्या लगता है? मेरे प्रतीत होने से मसला नहीं हल होता है। प्रतीत जो संविधान को होगा। पहली चीज, हमने कोर्ट का कोई विरोध नहीं किया, सर्वे का कोई विरोध नहीं किया। अरे अब अमीश भाई मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, आपकी बात इतनी देर बाद आए कब जी, तो आप अगर बीच में बोलेंगे, आप ख्याति लब्ध हैं, आप बोलते हैं, हम डर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग तो डर जाते हैं आपसे ना जी। तो आप बात समझो ना, कहते ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। सर्वे का फैसला कोर्ट ने दिया है, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। हमने कोई विरोध कोर्ट के फैसले का नहीं किया। कोर्ट का जो फैसला आएगा हम मानेंगे। जो पक्ष असहमत होगा वो अपर कोर्ट में जाएगा, जो पक्ष सहमत होगा वो अपनी। लेकिन उससे पहले अगर टीवी मीडिया के माध्यम के साथ में अपुष्ट रिपोर्टों के साथ देश में एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनाया जाएगा, तनाव कैसे होगा? तो ये उचित है क्या? कमाल की बात है, अगर रिपोर्ट आएगी वो दिखाई जाएगी तो उससे सांप्रदायिक तनाव होगा। और ओवैसी जो लोग सर्वे को रोकेंगे वो सांप्रदायिक तनाव नहीं कर रहे। खबर को दिखाना सांप्रदायिक तनाव है, वहां पर वारदात हो जाए वो सांप्रदायिक तनाव नहीं है। अखलाक को मार दे भीड़, वो खबर दिखाना जायज है। लेकिन अगर ज्ञानवापी सर्वे में पत्थर चले या फिर वहां पर हंगामा मचे, वहां सर्वे को रोक दिया जाए जो कोर्ट द्वारा संचालित है, उस खबर को दिखाने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा। रामनवमी के जुलूसों में पत्थर चलाए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आपने जो बोला, आप ही की बात को मैं ऊपर रख रहा हूं। जो पत्थर चलाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर लोग घायल हो जाए तो वो खबर ना दिखाई जाए। ठीक है रिजवान अहमद, 1947 अब रिजवान अहमद को आने दीजिए। 38 मिनट बाद वो चर्चा में आ रहे हैं। पूरी पेशेंटली इंतजार कर रहे थे, वो पूरी पेशेंटली इंतजार कर रहे थे। मैंने आपको 3.5 मिनट दिए सर, मैंने आपको 3.5 मिनट दिए। आपको पूरा कोटा मैंने पूरा करा, मैं आगे भी आपको मौका दूंगा, मेरा वादा आपसे। सर सिर्फ 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड ले लीजिए आप, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए जी। मैं आपसे बताता हूं, कोई भी पक्ष हिंसा करे, हिंदू हिंसा करे, मुसलमान हिंसा करे, उसके खिलाफ कोर्ट और सरकार कठोर कार्रवाई करे। ये भारतीय जनता पार्टी की कायर सरकार है, जिस सरकार ने वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन मेरी पट भी मेरी। ओके रिजवान अहमद, 1947 जैसे हालात हैं
1947 जैसे हालात हैं इस देश के अंदर, एक देश की बड़ी नेता ऐसा कह रही है, दूसरा बड़ा नेता विदेश में जाके कह रहा है बस कैरोसिन डाल दिए, चिंगारी लग जाएगी तो बम फट जाएगा पूरा। And I'm sorry, I'm coming very late to you. भाई जय हिंद, वंदे मातरम। ना ना ना, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बस इतना कहना चाहूंगा कि आदमी अपनी बात शुरू करने से पहले एक ज्ञान जरूर देता है कि कोई बीच में ना बोले, तो जब दूसरा बोले तो वो ज्ञान वो याद रखे। आगे बढ़ते हैं। 1947 देश में 2 बार ऐसे हालात उत्पन्न हुए जहां बड़ी संयोजित तौर से एक विभाजन की बात कही गई, एक कौम को अलग करने की बात कही गई, मार काट कत्लेआम की बात कही गई। एक हुए ये 1947 में पूरे भारत में, मुख्यतः उत्तर भारत में, और एक हुए 1990 में कश्मीर में। अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। 1947 के 2 मुख्य कारण क्या थे? एक तो था कट्टरवादी जिहाद और दूसरा कांग्रेस। 1990 के 2 मुख्य कारण क्या थे? फिर से वही कट्टरवादी जिहाद और कांग्रेस। अब जब 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा होने की नौबत आई तो उस देश के बंटवारे के क्या हालात थे कत्लेआम के? कट्टरवाद जिहाद, पंजाबी बंगाली मुसलमान को मार रहे थे। अब जब वो पाकिस्तान अलग हो गया तब वहां से मुहाजिर और बलूच भागे, उसके क्या हालात थे? फिर से कट्टरवादी मुसलमान। अब इन सारे किस्सों में अरे प्रभु हिंदू कहां है? सन 47 हिंदू ने आजादी मांगी के बाद क्या बंटवारा मांगा? क्या सन 90 में हिंदू ने गोलियां चलाई? क्या सन 71 में बांग्लादेशियों को हिंदुओं ने मारा? तो इन दोनों चीजों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्र 2 चीजें कॉमन है, एक कांग्रेस एक मुसलमान, कट्टरवादी मुसलमान। हिंदू का कोई रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, साहब ने कहा केरोसिन छिड़क दी, पूरे देश में बेवकूफी छिड़क दी, एक चिंगारी बाकी है पागल घोषित करने को। अरे उदाहरण तो सही दो यार। उदाहरण है बारूद छिड़क दिया। अरे केरोसिन छिड़कोगे तो वो भाप बन के थोड़ी देर में उड़ जाता है, उसका असर खत्म हो जाता है। बोला जाता है बारूद छिड़क दिया, केरोसिन नहीं बोला जाता। यहां भी साइंटिफिक गलती। अब तीसरी बात, जी जी देखिए मैं तो एक इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हूं, आप मुझे बुला लेते हैं मैं आ जाता हूं, पर जो भी यहां पे पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की एक तस्वीर होते हैं, एक पहचान होते हैं। अब आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जिसने कांग्रेस की पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाई, जवाब ले लेते हैं आप। अब अमीश भाई आप कहोगे मैं व्यंग, आप कहोगे मैं व्यंग कर रहा हूं, लेकिन यह व्यंग नहीं है, यह हकीकत है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2% की पार्टी है, 2% की। उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूरे देश में असर डालता है। दूसरे जो AIM के बैठे हैं, इनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आधे टके की पार्टी है, आधे टके की। अल्लाह वल्लाह, इस कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश में 22% वोट मिल जाता, ठीक है, और AIM को कहीं 5% मिल जाता, अमीश भाई ये आपके स्टूडियो पे कब्जा कर लेते, आपको मारने पीटने लगते। आप इन लोगों की पॉलिटिकल हैसियत देखिए। नहीं देखिए, हमें तो कोई मार पीट नहीं रहा है, लेकिन मैं जवाब ले लेता हूं। आवाज और बेशर्मी देखिए। ठीक है, ओके सुरेंद्र राजपूत, जवाब रिजवान की बात का। 2 बातें हैं। अब ये 2%, 1% या बगैर टके के, हमें नहीं मालूम बांग्लादेशी टके की बात कर रहे हैं या 2 कौड़ी की बात कर रहे हैं, इनका जवाब देने की हमें आवश्यकता नहीं है। और उन लोगों का तो कतई आवश्यकता हमें नहीं है जिनकी हैसियत सिर्फ इस वजह से होती है जाकर के कि वो आकर के कांग्रेस को गाली दें और उसके बाद क्या ना बेहिस तरीके से हंसे, ये करे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। 2 बातें बड़ी साफ हैं। लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं है वही किसी पार्टी को 2% की पार्टी कह सकते हैं। लोकतंत्र में तो अगर किसी को 1 वोट भी मिला हो
तो वो आदमी जो है उतना ही बराबर का होता है जितना 303 जिसके पास एमपी हो। एक बात। तीसरी बात जो इन्होंने कही, देश में वास्तव में एक बात से मैं रिजवान की सहमत हूं, ये जो भी शख्स हो, ये इंसान है जानवर है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जी जिनको तो सामने दिखाई दे रहा है 2% पागल, ये सब इस तरीके की जो बातें कहते हैं उनको आप इंसान कह सकते हैं। अमीश भाई आप सज्जन आदमी हैं, मैं उतना शायद सज्जन नहीं हूं। मैं तीसरी बात आपसे जो कह रहा था कि यहां पर बारूद, ये बात ये सही कही इन्होंने, केरोसिन की जगह पर जो बारूद कहा है वो बिल्कुल सच है कि देश में जिस तरीके से 90% बहस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब है, इसमें सच में बारूद बिछा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एएमआईएम। 30 सेकंड में आप बोले काउंटर। तो ये 2% के लोग, 0% के लोग, इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं, तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। ठीक है, ओके रिजवान 30 सेकंड। 10 सेकंड। जी रिजवान। अमीश भाई, बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं। आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे, आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं, ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं, मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई, अरे यार, अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। सवाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाअहल, नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। देखिए, हम सबको बुलाते हैं, हम आपको बुलाते हैं, हम उनको भी बुलाते हैं। पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम। देखिए, इतना उत्तेजित और गुस्से में नहीं आना चाहिए, माता पिता तक नहीं जाना चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मनोज भाई भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस और एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत। अमीश देवगन, मुझे बोलने दीजिए, आप एक मिनट बोलने दीजिए बस मुझे। अच्छा ठीक है, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाहते हैं, कलीमुल हाफिज कुछ कहना चाह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा निवेदन है कि बहस में हम मर्यादा को बनाए रखें, मेरा निवेदन है। मैं हम्बल सबमिशन टू ऑल। मर्यादा, जब ये 2 कौड़ी का आदमी मर्यादा नहीं पालन कर रहा है अमीश, कांग्रेस को उल्टा सीधा बोल रहा है, जिसके बाप दादाओं ने कांग्रेस को वोट दिया, इस आरामखोर को। अरे आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इजाजत है। अब देखिए, इस तरह की भाषा क्यों बोल रहे हैं? अमीश देवगन, मुझे इजाजत है। अरे एक सेकंड मैं आपको, कलीमुल हाफिज आपको इजाजत है? एक सेकंड, कलीमुल हाफिज मैं आपको इजाजत दूंगा, मुझे 30 सेकंड दीजिए ना। ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर सारे ऑडियो डाउन करिए आप। देखिए मेरा निवेदन है, देखिए आपको भी सुरेंद्र राजपूत, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, करना चाहिए, बड़ी पार्टी है और मर्यादा सबको बना के रखनी चाहिए। जुनैद हैरिस काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और मनोज तिवारी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जुनैद हैरिस, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट है आपके पास, मेक योर पॉइंट, देन मनोज तिवारी। जी देखिए, ऐसा है कि हम लोग जिस इशू पर बात कर रहे हैं, आप देखिए पूरे के पूरे डिबेट को किस तरह मजाक का एक वो पात्र बना रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि मुल्क कानून से चलता है और कानून के हवाले से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उसे जो पार्टी हुकूमत कर रही है, कम से कम उसे तो निभाना ही चाहिए। आप ये बताइए कि जो कुछ भी ज्ञानवापी के सिलसिले में बाहर चीजें आई, वो किसके जरिए बाहर आ रही हैं? जो कुछ भी संविधान पहले उसका फैसला कर चुका है। नॉर्मल है, खबरें हर केस में आती हैं। आपको याद नहीं है बीएनडब्ल्यू केस इस देश के अंदर क्या खबरें छन के नहीं बाहर आती थी? कोर्ट के अंदर जो होता था वो खबरें बाहर नहीं आती थी। आपको याद नहीं है नैना सानी केस? कोर्ट में जो होता था वो खबरें छन के नहीं आती थी। किसका शासन होता था? नैना सानी केस में तो मर्डर एक्यूज भी कांग्रेस पार्टी का था। बोलिए क्या करेंगे? तब कांग्रेस का ही शासन था, खबरें आती थी। इट इज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टाज। ये एक रिपोर्टिंग की प्रक्रिया होती है। खबरें आती हैं बाहर और खबरें आएंगी बाहर ऐसे। आप जो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, वो खबर आने पे नाराज हो रहे हैं। आप जैसे लोग प्रोफेसर हैं, आप खबर आने पर नाराज हो रहे हैं कि खबर ही नहीं आनी चाहिए। बाद उन खबरों की अगर कहीं रामनवमी में पत्थर चल जाए, लेकिन खबर नहीं आनी चाहिए जी। उसके समर्थन में जिस तरह खड़े होकर के
सारी की सारी बातें की जा रही हैं, ये कहां तक उचित है? उसकी समर्थन में खड़े होकर के उसके लिए जिस तरह से पूरी की पूरी वकालत की जा रही है, एडवोकेसी की जा रही है, वो कहां तक सही है? जबकि मुल्क के संविधान का तो इनके हाथ में है इस वक्त। 1937 का फैसला ये जानते हैं और 1991 का जो एक्ट है ये जानते हैं, इसके बावजूद ये क्या कर रहे हैं आप देखिए। मनोज तिवारी, जुनैद हैरिस की बात का जवाब। मनोज तिवारी, एक तो अमीश भाई मैं बड़ा अजीब स्थिति में हूं, जैसी जैसी भाषा का प्रयोग किया, ये एक जो शायद उनका रिजवान नाम है, और वो जैसी जैसी भाषा का प्रयोग किए तो मैं तो घबरा गया कि मैं यार बैठा कहाँ हूं, मुझे यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। मैं एकदम से मेरी जो परिभाषा थी डिबेट की वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में इसलिए न्यायपालिका के फैसले को तवज्जो देना चाहिए क्योंकि इस देश के इतिहास को, इस देश की वर्तमान परिस्थिति को, और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भावना को जब वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से नहीं आप समझेंगे तो आप इसी तरह की भाषा प्रयोग करेंगे और सुनने वालों को इस डिबेट से दूर करते जाएंगे। जुनैद हैरिस की बात का जवाब क्या है? हम तो मनोज जी, जुनैद हैरिस की बात का जवाब क्या है? प्रोफेसर जुनैद हैरिस वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोग इस तरह की वारदातें करना चाहते हैं, दे एंजॉय इट। नहीं, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। ये बिल्कुल जो भ्रम फैलाया गया है उसी की बात भाई साहब कर रहे हैं। देखिए, हम लोग तो दरगाह पे भी जाते हैं, हम मस्जिद भी देखते हैं ना, तो उसको श्रद्धा से देखते हैं। लेकिन उन चरमपंथियों का क्या होगा जो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति मंदिर चला गया तो या तो उसको पनिशमेंट कर देंगे, उस पर अटैक कर देंगे। ऐसे चरमपंथियों को सुन करके जो डिबेट में भी आते हैं तो गाली देते हैं, उनको सुन के तो हम फैसला नहीं कर सकते। ठीक है जुनैद हैरिस, और मैं विश्वास से बताना चाहता हूं जी, भारतीय जनता पार्टी कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार ऐतिहासिक साक्ष्यों पे आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के साथ चलती। जुनैद हैरिस बात का जवाब। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केरोसिन छिड़क दिया है, बीजेपी कह रही है कि कमाल की बात है, मतलब देश के अंदर अमन शांति है, केरोसिन छिड़का हुआ है देश के अंदर। देखिए, आप खुद समझ सकते हैं कि मुल्क की ज़रूरत इस वक्त क्या है और हम चर्चा किस बात पर कर रहे हैं। मुल्क राष्ट्र निर्माण की क्या बुनियादी ज़रूरतें हैं और हम बातें कहाँ कर रहे हैं। अभी इन्होंने हिस्टोरिकल साक्ष्य की बात करने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि हिस्टोरिकल साक्ष्य क्या है? यही है ना कि गंगा जमुनी तहजीब की बात नहीं है सिर्फ। मुग़लों तक ने क्या किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं पर मिलाने की भी एक साझा संस्कृति की बात की थी। मंगल पांडे ने बहादुर शाह जफर के अंडर में लड़ करके मुल्क को आज़ाद कराने की बात की थी, इसलिए कि उसे तस्लीम कर दिया था कि मुगल भी यही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये कौन सा नरेशन है कि हम किसी को मुजरिम करार दे करके और फिर उसके बाद हम ऐसी बातें शुरू कर रहे हैं। आप बदला लेने की बात कर रहे हैं। आप उस समय की बात मैं खुद ज्ञानवापी के हवाले से बताऊं कि 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो उसके बाद पूरा का पूरा जो है वहां पर जाकर के 1635 में मंदिर बनाया गया। कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया कि ये मंदिर तोड़ करके बनाया गया है, इस वजह से इस जगह पर बनाएंगे। फैक्ट। ठीक है, रिजवान अहमद को जवाब देना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद, हेलो जी काउंटर। हाँ, और यही नहीं सिर्फ, महाराजा नेपाल ने 19वीं शताब्दी में जवाब देंगे ना, 19वीं शताब्दी में आकर के नंदी महाराज की स्थापना की थी। ठीक है रिजवान अहमद, ये गंगा जमुनी तहजीब है जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसकी बात जुनैद हैरिस कर रहे हैं। नहीं, मैं जुनैद भाई का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि हमें किस बिंदुओं पे इस देश में बात करनी चाहिए और हम किस बिंदुओं पे कर रहे हैं, देश भटक चुका है। अमीश भाई, 1955 में हिंदुओं से कहा गया मनुस्मृति किनारे करो, तुम्हारा लॉ को कोडिफाई किया जाएगा। यही बात उस टाइम हिंदुओं को कहनी चाहिए थी कि नया नया देश है, रोजगार नहीं है,
विकास नहीं है, इसकी क्या जरूरत है? अरे 1985 में क्या जब शाहबानों की लड़ाई लड़ी गई उस टाइम भी मुसलमानों को कहना चाहिए था अरे शाहबानों छोड़ो, बूढ़ी महिला है, हम नौकरी की विकास की बात करते हैं। अरे जब 2012 में आजाद मैदान में रोहिंग्याओं के लिए 2 लोग मार दिए, औरतों के कपड़े फाड़ दिए, 10 मीडिया की गाड़ियां जला दी, अरे क्या वो आजाद मैदान में नौकरी मांगने आए थे? अरे जब शाहीन बाग में 5 महीने के लिए ये कह दिया कि अब देश की राजधानी नहीं चलेगी, क्या वो शाहीन बाग पे लोग नौकरियां मांग रहे थे? भाई साहब से कहिए इस देश की जरूरतें और इस देश की क्या जरूरत है ये मुसलमान तय नहीं करेगा बैठ के कि जब चाहे कह दे कि ये जरूरत है और ये नहीं है और डिबेट इस पे करो और उस पे ना करो। देश की जरूरतें, देश की सरकार और देश के डिबेट आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। आपको देश के और देश की सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। जवाब देना चाह रहे जुनैद हैरिस, जवाब। ऐसा है कि 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ उसके बाद हमारा संविधान बना और संविधान की कुछ मूल बातें हैं। उन मूल बातों पर जब भी हमला होगा मुल्क में बेचैनी होगी और जब उस पर बेचैनी होगी तो सवाल होगा बस। लेकिन इसके बावजूद अमीश भाई 5 सेकंड कतई तौर पर कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं। आप जो भी मिसालें दे रहे हैं ये उस वक्त बातें हुई जबकि मुल्क के मूलभूत जो हमारी बुनियादी जो हमारी संविधान की जो आस्थाएं हैं जब क्यों सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत को इंसाफ दिया? सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत को इंसाफ दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक औरत को इंसाफ दिया उस इंसाफ को पलट दिया देश की सदन के अंदर मुसलमानों को खुश करने के लिए। क्या वो देश की जरूरत नहीं थी? उस औरत की जरूरत नहीं थी? करोड़ों मुस्लिम महिलाओं की जरूरत नहीं थी? क्यों नहीं थी? सवाल होगा ये आपसे जुनैद हैरिस, आप प्रोफेसर हैं, क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को जाकर? ज्यादा मैं इसकी वकालत आप सुन लीजिए, आपसे ज्यादा मैं वकालत करता हूं कि किसी महिला को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है लेकिन छोड़ा गया कौम के कहने पे ही छोड़ा गया ना, आलिमों के कहने पे ही छोड़ा गया ना। तो छोड़ा गया तब 1947 जैसे हालात नहीं बने थे। आज अगर रामनवमी के जुलूस में पत्थर चल जाते हैं और उसकी खबर दिख जाती है उस पर सरकार एक्ट कर लेती है तो 1947 जैसे हालात हो जाते हैं। देश में केरोसिन छिड़क दिया गया, ज्ञान वापी का सर्वे हो गया तो देश में केरोसिन छिड़क गया। जब नरसिम्हा राव ने एक सेकंड रिजवान रुकिए, जब पीवी नरसिम्हा राव ने, मैं सवाल पूछता हूं, जब पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल पे बोला था कि मैं मस्जिद बनवा के दूंगा वापस, तब देश के अंदर केरोसिन नहीं छिड़का गया था। आज ज्ञान वापी का अगर सर्वे हो रहा है कोर्ट के कहने के ऊपर तो क्या वहां पर क्या देश के अंदर केरोसिन छिड़का हुआ है? रिजवान अहमद 30 सेकेंड्स। अमीश भाई अभी इन्होंने फिर कहा अगर हमारे मूल अधिकारी का हनन होगा तो देश में हम सब करवट लेंगे। अमीश भाई जरा हैरिस साहब से यह पूछ लीजिए कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान बाहर के बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए जो लड़ते हैं बहुत समय खत्म हो रहा है। मनोज तिवारी, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच सुरेंद्र राजपूत, रिजवान अहमद, आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर जुनैद हैरिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल चर्चा में इतना ही। लेकिन क्या देश के अंदर तब केरोसिन नहीं छिड़का गया था जब पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल पे कहा था? तब केरोसिन नहीं छिड़का गया था जब शाहबानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया था? ये सवाल उठेंगे और यही आज का निष्कर्ष भी है। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार।